ये फिर एक ऐसा मॉडल चल रहा था जिस मॉडल पर भी प्रहार किया गया है। लेबनान या फिर अब इराक में या फिर जिस तरह से हमास का अब खात्मा हुआ, वहाँ की आम जनता को कहीं न कहीं भुगतना पड़ता है। इस तरह के अगर आतंकी संगठनों को आप पाल रहे हैं, उन्हें शह दे रहे हैं, तो नुकसान फिर आपका होगा। आज लेबनान में या फिर गाज़ा में आम नागरिक भी मारे गए और नुकसान हुआ इन आतंकी संगठनों की वजह से। तो एक ये लेबनान की जनता में या आम जनता में, आम नागरिकों में ये होगा कि साहब अब इन आतंकी संगठनों को शह नहीं देना है। सुमित, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। सवाल का जवाब मैं थोड़ी देर के बाद दूंगा, लेकिन अलाउ में ही इसकी बड़ी पिक्चर क्या है समझना निहायत ही आवश्यक है। देखिए, इसी 5 नवंबर को यूएस में इलेक्शन हो रहा है। डेमोक्रेट्स की रेटिंग ट्रंप से कमला हैरिस का काफी हद तक ज्यादा है, और जैसे जैसे डेमोक्रेट समय बीतते जा रहा है, ट्रंप का भी रेटिंग धीरे धीरे इंक्रीमेंटली इंप्रूव होते जा रहा है। नंबर एक। नंबर दो, दूसरी जो बड़ी पिक्चर है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि हम यूरोप का जो सेंट्रल यूरोप का लड़ाई अगर अकेले आइसोलेशन में देखते हैं तो ये बड़ी पिक्चर में डॉट्स को ज्वाइन करना मुश्किल हो जाता है। बड़ी पिक्चर क्या है? बड़ी पिक्चर ये है कि यूरोप एक विभाजित, एक डिवाइडेड सोसाइटी, जो बोलते हैं ना ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप के आधार पर, जो विश्व का कोल्ड वॉर 1.0 और 2.0 ये जो चल रहा था, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, काफी हद तक फॉल्ट लाइन की वजह से ये पूरा तितर बितर हो गए थे। लेकिन यूक्रेन लड़ाई की वजह से यूरोप और ट्रांस अटलांटिक रिसोर्सेस, ये दे मैनेज टू गैल्वेनाइज, इकट्ठा रहने का उनको एक मौका मिला। साथ ही ये चाह रहे थे कि रशिया को किसी भी तरह टू ब्लीड रशिया टू टोटली एब्सोल्युटली और ब्रोकन काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो ये ब्लीडिंग का जो एक पहलू है, ये मिडिल ईस्ट में रशिया का फुटप्रिंट काफी हद तक था। अगर सीरिया का उदाहरण आप लेते हैं, सीरिया का सस्टेनिंग जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो अभी जो अब्बास साहब हैं, जी। तो ये इनको तो बरकरार रखा गया है। ये रशिया की मदद और ईरान के सपोर्ट की वजह से सीरिया में ये आज के दिन में वंचित है। और इसी तरह अजरबैजान आर्मेनिया का लड़ाई जो है, ये भी रशिया की वजह से काफी हद तक ये स्टेलमेटेड था, काफी हद तक। लेकिन ये दोनों जगह से रशिया अभी हट के यूक्रेन की तरफ चला गया है। यूक्रेन में सबको मालूम है क्या है, वो आ गया न्यूक्लियर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की तरफ। और 30 लास्ट पॉइंट में मैं ये कहूंगा जी। कि जो पॉइंट आप कह रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके साथ मैं सहमत हूं। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि हमास का डिमांड क्या है और हिजबुल्लाह का क्या डिमांड है और इजराइल क्या चाह रहा है। हिजबुल्लाह ये चाह रहा है कि गाजा में जो लड़ाई है, इट शुड बी ब्रॉट टू एन इमीडिएट सीज फायर, जल्दी से जल्दी उसको बंद किया जाए। लेकिन इजराइल कह रहा है कि जब तक आप मेरे जो होस्टेजेस हैं, अभी 100-115 के करीब है, जब तक उनको आप रिलीज नहीं करते हो, जब तक आप ये जो छुटपुट लड़ाई या शेलिंग या जो ड्रोन अटैक कर रहे हो नॉर्थ इजराइल की तरह बंद नहीं करते हो, जब तक आप जो इनडिस्क्रिमिनेट अनप्रिडिक्टेबल अटैक चारों तरफ से, इराकी मिलिशिया या इस्लामिक जिहादीज या हुतीस के अटैक आता है रेड सी के ऊपर, इजराइल के ऊपर, ये पूरा जब तक बंद नहीं होता है, जब तक आप सरेंडर नहीं करते, जी। फिजिकली सरेंडर, चाहे नॉर्थ इजराइल की तरफ सरेंडर हो। या फिर सर्वनाश। करेक्ट, ये जब तक ये पूरा आप आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, ये जो विंडो है हम्म। 5 नवंबर तक का जो मैं टाइम बता रहा हूं, इसी में मेरे असेसमेंट के मुताबिक एज ए स्टूडेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स, मेरा यही कहता है सोच विचार, ये लड़ाई की रफ्तार और गहराई, जो इंटेंसिटी है, ये बढ़ती जाएगी जब तक इजराइल का जो ये बुनियादी असूलें और ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होते हैं। बैक टू यू। तो क्या अब मकसद जेके बंसल साहब, मकसद सिर्फ इतना है कि जो हॉस्टेजेस हैं उन्हें वापस लाना, उन्हें छुड़ाना, या फिर आगे आईडीएफ लेबनान के अंदर तक घुसेगी, ग्राउंड इन्वेजन भी होगा और लेबनान का भी कंट्रोल अपने हाथ में रखेगा इजराइल? देखिए, आप ये तो काफी विदित है कि उनका होस्टेज से कोई खास मकसद नहीं है, जनता के लिए नहीं है। अगर उनका होस्टेज मकसद होता तो बहुत पहले सीज फायर हो जाता। अपने सर्वाइवल के लिए भी नेतन्याहू ने लड़ाई किया है। जब से उन्होंने हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया है, रेटिंग बढ़ गई है अभी जो है नेतन्याहू की। तो हिजबुल्लाह के ऊपर में कंट्रोल तो क्या, लेकिन हाँ, इनकी कमर को जरूर तोड़ के वहां पे उनका मतलब, उनका मकसद साफ है कि जो लितानी लीवर है वो इसराइल के बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर है, और वो एक बफर जोन बनाना चाहते हैं। हिजबुल्लाह को लितानी लीवर के उधर पार भेजना चाहते हैं। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल ये पूछा कि भाई जो जनता इनको क्यों एक्सेप्ट करती है, जो जितने भी मिलिशिया हैं, हिजबुल्लाह हुआ, हुती हुआ, या
जो ये हमास हुआ। हमास। तो हाँ, तो इनको एक्सेप्ट नहीं करता कोई भी, ये तो जबरदस्ती उनकी छाती पे बैठे रहते हैं, जैसे हाईजैक किया हुआ है हिजबुल्लाह को। उनके जो वहाँ के लेबनान के एमपी थे, उन्होंने कहा है कि हाँ, जी। हिजबुल्लाह हमारी मदद नहीं कर सकता, उनकी अपनी पैरेलल आर्मी है, ये तो जबरदस्ती पकड़ के वहाँ ईरान के सपोर्ट से हैं। इसी प्रकार से आप देखिए, हमास जो है, हमास ने क्या किया 2006 में, जो 2006 तक जो है इसका कंट्रोल इसराइल के पास में था। जब हमास को दे दिया गया, बजाय डेवलपमेंट करने के लिए वहां सुरंगें बना दी, सारा पैसा उसमें लगा दिया और जबरदस्ती वहां के लोगों को ढाल बना के रखा है। ऐसी हिजबुल्लाह ढाल बना के रख रहा है। और इसी प्रकार से आप कहीं दूर क्यों जाते हैं, ईरान में देखिए, जब साथ की गवर्नमेंट थी, जब से ये ठीक है। इस्लामिक जो रिवोल्यूशन या जो भी कहिए आप आया, तो वहां पर भी तो जबरदस्ती लोगों को फ्रीडम को खत्म तो एक किया तरह हुआ से है। उन आम नागरिकों को भी आज़ादी मिल रही है हिजबुल्लाह से। हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया है, ये आईडीएफ ने बड़ा दावा किया और जाहिर है ये अटैक अभी रुकेगा नहीं। और आगे आने वाले दिनों में सवाल ये कि क्या सीरिया में भी इस तरह का अटैक हो सकता है हूतियों के खिलाफ, इराक में मिलिशिया के खिलाफ। इजराइल कब तक ये अटैक करता रहेगा और कहाँ जाकर रुकेगा, ये अभी कोई बता नहीं सकता सिवाय इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के। लेकिन साफ तौर पर इजरायली पीएम पहले भी कह चुके हैं, जब तक सरेंडर या फिर सर्वनाश ना हो तब तक हम रुकेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया जेके बंसल साहब और सुधाकर जी, आपका तमाम जानकारी और अपना अनुभव शेयर करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक की उस पार भी खबरें लगातार जारी।